Hello all. Today we are going to start specimen sample question paper of class 10th of first session 2024-25. ये पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का है जिसका कोड 04 बना है। मैं पहले पेपर के बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि पेपर किस किस इंस्ट्रक्शंस के साथ आएगा जो आपको परफॉर्म करना पेपर के अंदर। पहला क्या होगा कि आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, आप सबको पता ही है। मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का पेपर होगा। पहला इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है कि टोटल क्वेश्चंस आपके जो आएंगे वो आएंगे 38। ठीक, क्वेश्चन पेपर जो है 5 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। फर्स्ट सेक्शन यानी सेक्शन ए के अंदर टोटल 1 से 18 क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन नंबर 19 और 20 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि 1-1 मार्क्स के होंगे, यानी कि क्वेश्चन 1 से लेके 20 तक 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो अगर 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे आपके 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे, राइट। सेक्शन बी की बात करूं तो 21 से 25 क्वेश्चन जो होंगे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का। तो अगर 21 से 25 चलूं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 5 to 10 मार्क्स आपके यहाँ कवर हो गए। सेक्शन सी की बात करूं तो 26 से 31 5 क्वेश्चंस जो यहाँ पर होंगे ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का। तो 15 मार्क्स आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। सेक्शन डी जो होगा वो होगा 32 से 35 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन इसमें लॉन्ग आंसर टाइप होंगे। 32, 33, 34, 35 4 क्वेश्चन सॉरी, और 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो 5 4 20 मार्क्स आपके यहां से कवर हो जाएंगे। सेक्शन ई जो होगा वो 36 से 38 है, 36, 37, 38 3 क्वेश्चन जो होंगे वो स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो कि हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। अब 4 मार्क्स का कैसे होगा, 36 क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल 3 पार्ट इसके अंदर होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो 1 नंबर का होगा, बी पार्ट जो होगा वो भी 1 नंबर का होगा और जो सी पार्ट होगा वो 2 मार्क्स का होगा। तो यानी कि 36, 37, 38 ये 3 क्वेश्चन जो है 4-4 नंबर के होंगे। इसके अंदर 3 पार्ट्स आएंगे, ए, बी एंड सी। ए पार्ट 1 मार्क, बी पार्ट 1 मार्क एंड सी पार्ट इज 2 मार्क्स, राइट। तो ये आपका पेपर का पूरा जनरल फ्रेमवर्क हो गया। 8th पॉइंट ये लिखा है कि सारे क्वेश्चन जो होंगे कंपलसरी होंगे, सारे क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन क्या होगा, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी। सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन के अंदर चॉइस आएगी, सेक्शन सी के भी 2 क्वेश्चन के अंदर चॉइस आएगी, सेक्शन बी के भी 2 क्वेश्चन के अंदर चॉइस आएगी। और जो इंटरनल चॉइस आएंगी वो आएगी सेक्शन ई के अंदर। कैसे आएगी आपको बताता हूं। सेक्शन ई सेक्शन ई किस पार्ट का है, ये है अपना केस बेस्ड क्वेश्चंस का, ठीक है। इसके अंदर 3 क्वेश्चन होंगे, जैसे हमने एग्जांपल लिया था क्वेश्चन नंबर 36 का, इसमें ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। तो सी पार्ट के अंदर चॉइस आएगी, ठीक है। 37, 38, 39 सॉरी 36, 37, 38 3 क्वेश्चंस के सी पार्ट के अंदर सिर्फ सी पार्ट के अंदर और की चॉइस आएगी। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो होगा आपका पूरा पेपर का फ्रेमवर्क। 9th क्वेश्चन 9th पॉइंट क्या लिखा है, ड्रॉ नीट एंड क्लीन फिगर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। जहां भी आपको रिक्वायरमेंट है वहां पे नीट एंड क्लीन फिगर बनानी है। पेपर की प्रेजेंटेशन एकदम क्लीन होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर पेपर को देखे तो उस पेपर पढ़ने में आसानी हो, राइट। कह रहा है पाई को हमेशा 22/7 ही लेना इफ नॉट स्टेटेड, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलरली नहीं लिखा तो आपको हमेशा पाई को 22/7 ही ऑप्ट करना है। और यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, ये हम सबको पता है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अब हम चलते हैं पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। जो सीबीएसई ने ये पेपर प्रोवाइड करा है आपको स्पेसिमेन मतलब इससे ही मिलता जुलता आपका जो बोर्ड का एग्जाम आएगा वो इससे मिलता जुलता ही आएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड बच्चों की, बेसिक के पेपर जो है ये उसकी बात कर रहा हूँ। बेसिक और स्टैंडर्ड 2 अलग अलग पेपर है ना, तो ये मैथ स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं आपसे। कैसा पेपर है ये देखते चलते हैं। सेक्शन ए करना पहले स्टार्ट करते हैं। एक मैं आपको बताया था कि इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 1 से 18 एमसीक्यूज होंगे, 19 और 20 क्या होगा, असर्शन रीजन क्वेश्चन होगा। क्लियर है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, द ग्राफ कह रहा है द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x passes through the point -6, 0, 0, -30, 4, -20 and 6, 0।
6,0 कह रहे थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर, पॉलिनोमियल की जीरोस क्या होंगी? तो हमें पता है कि पॉलिनोमियल जीरो कब होता है, यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब होते हैं? एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू जिस पॉइंट पे वाई जीरो हो जाए, यानी जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ऐसी एक्स की कितनी वैल्यू है? अब देखो, हम अगर एक ग्राफ बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको ऐसे लेके चलता हूं, ये मैंने ग्राफ बनाया, तो हम बोलते हैं ये वाला पॉइंट जो है और ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे पॉलिनोमियल ये की है जीरोज है, ठीक है, ये वाली पॉइंट्स जो है पॉलिनोमियल की जीरोज है। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू हम डालें इस पॉइंट पे, क्या मतलब हो गया? मान लो हो गया 2,0 और ये हो गया 4,0, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि x की वैल्यू अगर 2 डालेंगे तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 0। y की वैल्यू अगर 4 डालेंगे तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 0। यानी कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस वैल्यू पे y 0 आ रहा है, उस x की वैल्यू को क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है इतनी बात? तो यहाँ पे तो मैं साफ साफ पॉइंट्स दे ही रखे हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते ही कॉन्सेप्ट समझो, टिक करके आगे चलो। कह रहा है एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू से वाई जीरो हो जाए, यानी कि वाई जीरो कब हो रहा है? एक तो इस पॉइंट पे हो रहा है, एक इस पॉइंट पे हो रहा है, यानी एक आ गया -6 और एक आ गया 6, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। सिंपल, सोबर, क्रिस्टल एंड क्लियर। ठीक है इतनी बात? क्वेश्चन 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन 2 कह रहे थे वैल्यू ऑफ के for which the system of equations 3x minus ky equals to 7 and 6x plus 10y equals to 3 is inconsistent। अब inconsistent equation, solution of equation आपको पता ही है क्या होता है, या तो consistent होगी या फिर inconsistent होगी। ठीक है, inconsistent की क्या कंडीशन होती है? a1 अपॉन a2 is equals to b1 अपॉन b2 but not equals to c1 अपॉन c2। यानी कि इसमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को बराबर रख लेते हैं। a1 की वैल्यू क्या होगी? 3, b1 की वैल्यू सॉरी a2 की वैल्यू क्या होगी? 6, b1 की वैल्यू -k, b2 की वैल्यू 10, इक्वेट करा तो क्या आंसर आया? 30 इक्वल्स टू -6k और 6 5 30, तो k की वैल्यू क्या आ गई? -5। क्लियर होगी इतनी कहानी? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ट्रू तो आपको सारी दिखेंगी, कंफ्यूजन के चक्कर में फर्स्ट ऑप्शन मार्क मत कराना, क्योंकि फर्स्ट ट्रू हो सकती है या फिर नॉट ट्रू भी हो सकती है। अ नंबर ऑफ सीकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। एक सर्कल के ऊपर सीकेंड क्या होती है? ऐसी लाइन जो कि सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करे और सर्कल के आउटर बाउंड्री से निकले और आउटर बाउंड्री पे होकर निकल जाए, तो इसे क्या बोलेंगे? सीकेंड। तो सीकेंड तो कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सीकेंड्स, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। ये बात भी सच है कि सर्कल के एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकती है। टेंजेंट क्या होती है? ऐसी एक लाइन जो सर्कल के आउटर बाउंड्री के किसी एक पॉइंट को टच करके निकल जाए, स्ट्रेट लाइन। सी पार्ट क्या है? अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ये भी बात सच है कि एक कॉर्ड ऐसी लाइन है जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करती है, बिल्कुल ठीक है। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। है इनसाइड अ सर्कल, आपको ये वर्ड देखना, इनसाइड। इनसाइड अ सर्कल, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है सर्कल के अंदर जिससे हम एक टेंजेंट को पास कर सके। टेंजेंट सर्कल के अंदर से पास आउट हो ही नहीं सकती, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। कौन सा? स्टेटमेंट नंबर डी। तो ऑप्शन डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। हालांकि स्टेटमेंट गलत है पर आंसर करेक्ट होगा क्योंकि नॉट ट्रू पूछा हमसे। क्लियर? फोर्थ पार्ट पे चलेंगे। इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, देन कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इससे आसान क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। nth टर्म यानी an इज इक्वल्स टू 7n-4। हमें d निकालना है तो पहले a1 निकाल दो। a1 मतलब क्या होगा? 7 इंटू 1 -4, 7 -4 इक्वल्स टू 3। अब a2 निकाल दो। a2 क्या होगा? 7 इंटू 2 -4, 7 टू 14 -4 इक्वल्स टू 10। d क्या होता है? दोनों टर्म्स का डिफरेंस, a2 माइनस a1 यानी 10 -3। तो आंसर क्या आ गया अपने पास? 7। तो 7 क्या होगा? डी होगा। गलती से 7b 7n मत मार्क कराना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। कहता है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर आर ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। यानी कि अगर हम एक सर्कुलर कोन बनाए, पहली बात तो बनाने की जरूरत नहीं, मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूं। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि ऐसे ऐसे बनाओ मत, इसको ऐसे लिख ही लो, रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ स्फीयर, ये दोनों कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। इसके बाद कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देन द हाइट ऑफ कोन। इससे इजी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, बहुत आसान क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप सब जानते हो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आर सेम दिख रही है मुझे, तो ऐसा करते हैं ना कि पाई से पाई काट देते हैं, 3 से 3 काट देते हैं, तो अपने पास बचेगा 4r इज इक्वल्स टू एच। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा। देखो ना, आर इंटू आर इंटू आर इज इक्वल्स टू आर इंटू आर, तो आर से आर कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एक आर ही तो बचेगी, तो यहाँ पे एक आर बच गई। और आर की वैल्यू आप सब जानते हो क्या है 5 है, इक्वल्स टू एच, 5 4 जा 20, एच की वैल्यू क्या आ गई 20। इजी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 अपने से क्या कहता है, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 5/2 then 4 sin theta plus cos theta upon 4 sin theta minus cos theta is equals to what। हमारे पास वैल्यू किसकी tan थीटा की, इक्वेशन किस फॉर्म में है साइन और cos की फॉर्म में। तो ऐसा करते हैं कि बजाय tan थीटा से sin cos की वैल्यू के निकालने के, हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर tan थीटा ले आते हैं। कैसे लेके आएंगे, ऊपर नीचे अगर हम किसी एक फंक्शन से डिवाइड कर दे तो इक्वेशन की वैल्यू तो सेम रहती है। तो ऐसा करते हैं कि ऊपर नीचे हम cos से डिवाइड कर देते हैं, तो अपने को मिलेगा 4 tan थीटा प्लस 1 अपॉन 4 tan थीटा माइनस 1। हमारे पास tan थीटा है और tan की वैल्यू पुट करनी है, तो बहुत ही आसान बन गया। क्या बन जाएगा, देखो 4 इंटू 5/2 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 5/2 माइनस 1, तो 2 2 या 4, 2 2 या 4, 5 2 या 10 प्लस 1 11, ऊपर 11 आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। ऊपर 11 आ गया, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसके न्यूमरेटर के अंदर क्या है 11। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। इन द गिवन फिगर a tangent has been drawn at a point P। P पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई, सेंटर्ड एट O, O के ऊपर सेंटर की गई। तो कह रहा है इफ एंगल TPQ, TPQ यानी ये पूरा एंगल अगर 110 डिग्री है, देन POQ इज इक्वल्स टू व्हाट, POQ यानी ये वाला एंगल कितने का होगा। तो देखो, अगर हम यहां से भी एक टेंजेंट पास करवा दें, अगर हम यहां से भी एक टेंजेंट पास करवा दें, हमने एक टेंजेंट पास आउट करा दिया तो अब देखो मेरी बात सुनो, ये पूरा एंगल कितने का है 110 का, ठीक है। तो अगर हम ये थ्योरम लगाएं कि एक टेंजेंट अगर रेडियस के ऊपर से पास आउट होती है तो ये एंगल कितने का बनाती है 90 डिग्री का। मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूं ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। देखो ये वाला एंगल कितने का बन जाएगा 90 का। तो जो एंगल बचा है कौन सा, ये वाला 110 में से अगर 90 माइनस करेंगे तो ये एंगल बचेगा, कितने का बचेगा 20 डिग्री। और आप देखो ध्यान से, ये साइड क्या है, ये साइड है रेडियस, और ये साइड क्या है, ये भी रेडियस है। तो दो रेडियस से एंगल बनता हुआ एंगल कैसा होगा, सेम होगा। कैसे, कौन सी थ्योरम कौन सी है, ऑपोजिट एंगल ऑफ ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा 20 का हो जाएगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ भाई साहब, ये 20 और ये 20, तो ये ट्रायंगल में बाहर निकाल रहा हूं जरा, ये ट्रायंगल बाहर आ गया, ये 20 ये 20, तो कितना होगा 40, और 180 में से 180 में से 40 माइनस होगा तो कितना बचेगा 140 डिग्री। तो 140 डिग्री इसका क्या होगा आंसर होगा।
क्लियर होगी इतनी कहानी? देखो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ क्लियर करके इमेज। ये पूरा एंगल कितने का है भाई साहब? ये पूरा एंगल है 110। ये एंगल कितने का हो गया? 90। तो ये बचा हुआ एंगल कितने का हो गया? 20। ये 20 तो ये भी 20। 20 20 40, 180 में से 40 गया, 140 बच गया। क्लियर है? 140 का आंसर। ये सारे क्वेश्चंस वर्बल है, इनमें आपको कोई भी ज्यादा पेन पेपर की इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारे क्वेश्चन वर्बल हो जाएंगे एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो। जनरली एमसीक्यू क्वेश्चन मुश्किल आते हैं, उसमें नंबर लेना मुश्किल होता है, बट अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे, थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आपके एमसीक्यू के अंदर 20 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस माइनस √5/2 एंड √5/2 इज। ठीक है, बनानी है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, आपके पास दो जीरोस है। फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो, बहुत ही आसान फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट किसका? सम ऑफ जीरोस, और पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। तो पहले इसका सम निकाल लो, ऐसा करो। ऐसा सम आपको देख के पता नहीं लग रहा कि दोनों न्यूमेरिकल फॉर्म में सेम है, साइन का डिफरेंस है बस, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। और आपको पता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव का सम करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस प्लस माइनस और अंडर रूट हट जाएगा बस, तो 5/2 आ जाएगा। तो ऐसा करो ना, एक्स स्क्वायर प्लस -5/2 इसका आंसर आ गया इक्वल टू 0। यानी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -5/2 इक्वल टू 0, यानी 2x -5/2 इक्वल्स टू 0, यानी 2x -5 इक्वल्स टू 0। अब देखो आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा चारों में से, ठीक है? तो इसका मतलब आपका एग्जामिनर ने घुमाया हुआ है इसके अंदर। अब आप बी पार्ट देखो जरा, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 2 8x स्क्वायर -5 2 20 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर। इस तरीके से भी आपको सोचना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको सेम एज इट इज इक्वेशन लगा के दे देगा। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करके, थोड़े से आपको ट्रिक्स यूज करके लगाकर और आंसर को टिक मार्क करके सही मार्क करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशंस। कंसीडर कर लिया, देख लिया जी हमने। क्या अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास? अब देखो ना टोटल कितना है इसका, 5 और ना 14, 14 15 29 39 और आपका 45, 45 का आधा कितना होगा? देखो ना 22 वहां से गया, 22 वहां से गया, तो बीच में 23 रह गया, तो 23। पहले इसका सीएफ बनाना पड़ेगा आपको, तो सीएफ बनाएंगे तो क्या बनेगा? 5 और 5 9 14 और 14 9 29, तो यहाँ पे आएगा, यानी ये मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास हो गई 20 से 30, तो इसका क्या नाम है? अपर लिमिट क्या हो गई? 30। तो सी ऑप्शन करेक्ट करके आगे बढ़ जाओ। समझ में आई मेरी कहानी? मैंने कैसे बताया इसे? वो देखने में मुश्किल लगेगा, मुश्किल है नहीं। ठीक, मैं आपको समझाने के लिए एक बार दोबारा से बता देता हूं, दोबारा से एक बार ध्यान से देखो। 0 से 10 की एक फ्रीक्वेंसी, 10 से 20 की एक, 20 से 30 की एक, 30 से 40 की एक, 40 से 50 की एक। सही जवाब है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 9 15 10 और 6। ठीक है जी, इसका टोटल अगर हम करते हैं तो टोटल आता है 45। सही हो गया, टोटल क्या आता है? 45। सीएफ निकालो जरा इसका, ये होगी फ्रीक्वेंसी, हो गई क्लास मार्क, क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 5 और 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 15 29, 29 प्लस 10 39, 39 प्लस 6 45। आपकी टोटल और ये लास्ट की फ्रीक्वेंसी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सेम आनी चाहिए। अब मीडियन क्या होता है? 45 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 46 डिवाइड बाय 2 23। तो 23 किस रेंज में आ रहा है? किस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में आ रहा है? यानी 29 से पहले आएगा। तो ये होगी हमारी क्लास इंटरवल, जो होगी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास।
अब हमसे पूछा गया है मीडियम क्लास की अपर लिमिट क्या होगी, तो अपर लिमिट क्या होगी 30 और लोअर लिमिट क्या होगी 20। अपर लिमिट क्या होगी 30, लोअर लिमिट क्या होगी 20। तो 30 पे हमने मार्क करा और हम आगे बढ़ गए। चलो जी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, 0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओ, सॉरी जीरो नहीं है वो। इफ एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 80, बी ओ सी अगर ये एंगल 80 डिग्री है, एंड ओ इक्वल्स टू ओ डी, ओ इक्वल्स टू ओ डी, देन ओ डी ए ट्रायंगल इसकी बात हो रही है, और ओबीसी ट्रायंगल इसकी बात हो रही है। दो ट्रायंगल की बात हो रही है। आर कैसे ट्रायंगल होंगे, देखो यार साफ साफ दिख रहा है, क्लियर कट। क्या दिख रहा है कि ये एंगल 80 है। कौन सा एंगल, ये एंगल 80 है, तो इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाला भी 80 होगा, ठीक है। और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। अच्छा एक ट्रायंगल की दो साइड अगर इक्वल हो तो कैसा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो आइसोसेलेस तो पक्का हो गया। अब लेकिन सी पार्ट और बी पार्ट में कंफ्यूजन कि सिमिलर या नॉट सिमिलर भी तो हो सकता है। अब देखो मेरी बात, एक एंगल तो इक्वल दिख गया ना हमें, तो एक एंगल इक्वल दिख गया और ओ जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर। कैसा होगा, आइसोसेलेस और सिमिलर ट्रायंगल होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 कहता है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 आर। कैसे रूट्स होंगे, तो जब भी हमें रूट के बारे में रिलेशन पूछने को आ जाए तो हमारे पास एक फॉर्मूला कौन सा, डिस्क्रिमिनेंट। तो डी की वैल्यू निकालो। सबसे पहले डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू 1 माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस 1, तो 1 प्लस 4 यानी कि 5 आ गया। पॉजिटिव वैल्यू है अंडर रूट 5 यानी, अच्छा देखो डी की वैल्यू क्या होती है, अगर डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो तो कैसे रूट होंगे, इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो तो कैसे रूट्स होंगे, अनइक्वल रूट्स। अनइक्वल या फिर डिस्टिंक्ट भी कह सकते हो, डिस्टिंक्ट। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो कैसे होंगे, नो रूट्स, नो रूट्स, नो रियल रूट्स होंगे, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स होंगे, इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स। तो हमारे पास डी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो कैसे रियल होंगे, रूट्स कैसे होंगे, अनइक्वल यानी डिस्टिंक्ट और रैशनल, इरैशनल और डिस्टिंक्ट रूट्स। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इरैशनल और डिस्टिंक्ट रूट कैसे कैसे होंगे। देखो डिस्टिंक्ट तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन की वजह से। इरैशनल कैसे, देखो हम जब रूट निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 4a, डी अपॉन 2a होता है, अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो अंडर रूट डी, अब डी की वैल्यू क्या है 5, तो अंडर रूट 5 आपको पता क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है, इरैशनल नंबर होता है। इसकी वजह से क्या होगा, इरैशनल रूट्स होंगे। क्लियर है।